हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनथ्राइव द लर्निंग ऐप पर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इल्यूमिनेशन टॉपिक से एसएससी जेई में प्रीवियस क्वेश्चंस यानी पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज आप लोगों को आ सकता है क्योंकि गणेश चतुर्थी गणेश पूजा हो रही है यहाँ पर, उसके कारण नॉइज आ सकता है, लेकिन हमने सोचा कि सेशन को कंटिन्यू रखें, इसलिए आज भी रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं मयंक कुमार, पिछले 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में जॉब कर चुका हूं और मेरे ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसे मैं डील करता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से नेक्स्ट 22 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में किया था। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने एसएससी जेई 2017 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन दे रहा है कि बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर, बियॉन्ड का मतलब किस टेम्परेचर से ऊपर डज द गैस वेपोराइज एंड ब्लैकेंस द लैंप इन ए गैस फिल्ड लैंप। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास एक गैस फिल्ड लैंप है, ये लैंप है, इसमें क्या है, गैस फिल किया गया है। कह रहा है कि यहां जब वर्किंग टेम्परेचर, आप मान लो कि वर्किंग टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ रहा है, तो कुछ एक टेम्परेचर का रेंज होगा जिसके ऊपर क्या हो जाएगा कि ये गैस पूरे के पूरे क्या होंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। और जब ये गैस वेपोराइज होगा ना, तो ये लैंप में क्या होता है कि लैंप का ये वाल देख रहे हो, जो शीशे का वाल रहता है, इस वाल को काला कर देगा, ब्लैक कर देगा, यानी फिर आपको लाइट वहां से नहीं आ पाएगी बाहर। तो टेम्परेचर का क्या रेंज इसके लिए होगा, तो देखिए इसके लिए टेम्परेचर का रेंज होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, यानी 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर अगर आप यूज कर रहे हो, 2000 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक का टेम्परेचर हो गया आपके लैंप का, तो उसके बाद क्या होगा, गैस वेपोराइज होने लगेगा और लैंप ब्लैक हो जाएगा, उसका कलर चेंज होने लगेगा। इसलिए इसका आंसर है 2000 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट कम टू सेकंड क्वेश्चन। यहां दिया गया है विच इज द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब कॉल्ड। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में आप लोग जानते हैं, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हमने क्या बताया था, एक ट्यूब होता है और यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, गैसेज फील्ड रहता है। कौन सा गैसेज रहता है, मरकरी वेपर रहता है और कुछ नोबेल गैसेज भी इसमें फिल किए जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि इसके थ्रू, इस गैस के थ्रू जो करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, उसी को कहा जाता है डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यानी यहां आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाएगा गैसियस डिस्चार्ज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका पहला ऑप्शन ही यहां पर सही है, गैसियस डिस्चार्ज कहा जाएगा। बाकी प्रोसेस दिया गया सेकेंडरी एमिशन, एमिशन यहां होता नहीं है, ये सारे प्रोसेस भी यहां पर नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ गैसियस डिस्चार्ज होता है। तो आंसर करेक्ट है आपका गैसियस डिस्चार्ज, ऑप्शन ए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट वाज आस्क्ड इन एसएससी जेईई 2017। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2014 ऑनवर्ड्स जब एसएससी जेईई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने लगा, तो उसमें मल्टीपल सेशंस कराए जाने लगे। तो मल्टीपल सेशंस में होता क्या है कि मान लो 3 क्वेश्चन पूछा सुबह में इस टॉपिक से, फिर दोपहर में 3 क्वेश्चन, शाम में 3 क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अधिक हो जाते हैं। इसलिए आप ये भी ना सोचना कि जितने 2017 के क्वेश्चंस आ रहे हैं सब एक ही सेशन में पूछे गए होंगे। सेशन अलग अलग है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इल्यूमिनेशन से पूछे जाते हैं। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने कोई डिस्कशन नहीं किया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी हमने डिस्कशन नहीं किया। कैथोड रे एमिशन, ये भी हमने डिस्कशन नहीं किया। ये पहला 3 ऑप्शन तो गया। चौथा ऑप्शन पर आइए, कह रहा आयोनाइजेशन इन ए गैस और वेपर। तो जैसे ही आप गैस या वेपर देखा, आपको समझ में आ गया कि यही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब इसमें आयोनाइजेशन क्या होता है, आप आयोनाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं?
आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि कहीं पर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, वोल्टेज दिया, वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, यहां मान लो गैस है, एयर है, जो भी गैस है तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है तो एयर मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे। इस एयर मॉलिक्यूल्स का एटम रहता है, इस एटम से जब इलेक्ट्रॉन डिटैच होने लगता है या चार्ज डिटैच होने लगता है, रिलीज होने लगता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन का ही प्रोसेस ट्यूबलाइट में होता है, और किस मीडियम में होता है? गैस या वेपर मीडियम में होता है। वेपर कौन सा? Hg वेपर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हेलोजन लैंप्स हैव द एडवांटेजेस ऑफ। एसएससी जेईई 2017 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि हेलोजन लैंप में क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेलोजन लैंप क्या होता है। तो हेलोजन लैंप को जानने के लिए आप सिंपल सा इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में जानते हैं। वो एक लैंप होता है, मान लो ये लैंप है, इनकैंडेसेंट लैंप। अब क्या होता है कि इसकी एफिशिएंसी, इसका आउटपुट, इसका ब्राइटनेस, हर चीज को बेटर बनाने के लिए यहां पर हेलोजन फैमिली के गैस फिल किए जाते हैं। अब हेलोजन फैमिली क्या होता है? अब देखो, बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। आप 9th 10th का केमिस्ट्री याद करिए। तो केमिस्ट्री क्यों याद करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आपने सुना होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से आपने सुना होगा। तो मेनली ब्रोमीन और आयोडीन गैसेज अगर फिल किए जाते हैं इस लैंप में, तो इसे ही कहा जाता है हेलोजन लैंप। और ये हेलोजन लैंप जब हम यूज करते हैं, इससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसका लाइफ, हर चीज, मतलब इनकैंडेसेंट लैंप में हर तरीके का इंप्रूवमेंट हो जाता है, इसका आउटपुट बढ़ जाता है। तो जब आउटपुट बढ़ेगा तो सेम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए उसका साइज क्या होगा? हम बल्ब का साइज छोटा कर देंगे, कम कर देंगे। इसलिए पहला ऑप्शन सही है, रिड्यूस्ड डायमेंशंस ऑफ द लैंप। दूसरा ऑप्शन, बेटर कलर रेंडिशन एंड लॉन्गर लाइफ, ये भी सही है। तीसरा है, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीज्ड लुमिनस एफिशिएंसी। बिल्कुल, ऑपरेटिंग टेम्परेचर अधिक हो जाता है इसमें और लुमिनस एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो यानी यहां पर चारों आंसर करेक्ट है। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं कि जहां पर भी ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन आप लोग देखते हो ना, जेईई एग्जाम में आप ऑल ऑफ दिस लगाने का प्रयास करते हो, लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑल ऑफ दिस सही होगा। यहां देखो क्वेश्चन में इसने दे रखा था एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस, हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि ये इंग्लिश को सोच कर दिए हैं, ग्रामर को नहीं सोच कर दिए हैं, लेकिन इन्होंने एडवांटेजेस लिखा था। एडवांटेजेस मतलब ढेर सारे एडवांटेज की बात कर रहे थे। हालांकि जब मैं इस तरह का क्वेश्चन सेट करता हूं तो मैं यहां पर क्या देता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा एडवांटेज, एडवांटेज, और यहां पर स्लैश देकर एस लगा दूंगा। इसका मतलब अगर किसी के लिए एक ऑप्शन सही है, एडवांटेज समझेगा, मल्टीपल ऑप्शन सही है, एडवांटेजेस समझेगा। तो यहां पर सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2017। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय ए स्मॉल ब्राइट सोर्स। अब सबसे पहला ही समझिए, स्टेटमेंट लीजिए, फोटो सेल। अब ये फोटो सेल क्या होता है? फोटो सेल के लिए पहले फोटो का मतलब समझते हैं। आप कहोगे सर हमारी फोटो, आपकी फोटो, वही फोटो हुआ? नहीं, फोटो मतलब यहां पर कह रहा है फोटोन, यानी लाइट की बात कर रहा है। यहां पर फोटोन की बात कर रहा है, यानी लाइट की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? सेल, सेल क्या होता है? सेल एक बैटरी होता है, एक सोर्स होता है। तो फोटो सेल का मतलब क्या हुआ? फोटो सेल का मतलब हुआ कि ये अगर आपका एक फोटो सेल है, जैसे सोलर सेल हुआ, इस पर क्या होता है, इस पर आप अगर लाइट पड़ेंगे, लाइट मतलब फोटोन्स, तो लाइट अगर इस पर फॉल करेगा तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, यानी करंट जनरेट होंगे। तो करंट जनरेट होंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यानी जितना अधिक लाइट फॉल करेगा उतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। तो ये कह रहा है कि इसको किसके द्वारा इल्यूमिनेट किया जा रहा है? इसको स्मॉल ब्राइट सोर्स, यानी एक कोई लाइट का सोर्स लिया गया है और उसको कितनी दूरी पर प्लेस किया गया है? 1 मीटर अवे, यानी इससे ठीक 1 मीटर की दूरी पर प्लेस किया गया है। ये रहा 1 मीटर का डिस्टेंस।
अब क्या हुआ कि आपके कोई मित्र आए और उन्होंने क्या कहा कि अच्छा आप 1 मीटर की दूरी पर प्लेस कर रहे हो, रुको मैं इसको दूर कर देता हूं और मैं इसको 2 मीटर की दूरी पर अब प्लेस कर देता हूं। अब कह रहा है कि इसको 2 मीटर की दूरी पर रख दी जा रही है। अब सिंपल सी बात आप समझो कि यहां पर मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, यहां पर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स पहले निकल रहे थे जब आपने यहां पर रखा था 1 मीटर की दूरी पर। अब क्या होगा, इसको जैसे जैसे दूर करते जाओगे आप, यहां पर ये फोटो सेल है और ये सोर्स है, सोर्स को आप दूर करते जाओगे, क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन लाइट पर डिपेंडेंट था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता जाएगा तो फिर हमें क्या सोचना है, यहां पर हम अब यहां पर ऑप्शंस देखेंगे कि डिस्टेंस को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कितना कम होगा। इसके लिए सिंपल सा मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n1 था, अब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n2। ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई डी स्क्वायर, मतलब ऊपर आ जाएगा d2 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा d1 स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर यानी 2 टाइम्स बढ़ाया गया, दैट मींस 2 स्क्वायर हो जाएगा 2 मीटर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर यानी 4। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, ये मैं n2 बाय n1 लिख रहा हूं, दिस इज n2 बाय n1। तो n2 क्या मिल रहा है, 4n1, यानी सॉरी यहां पर देखिए क्या है, n2 बाय n1, तो n2 बाय n1 हम लिखेंगे तो ये होगा d1 बाय d2। यहां पर देखो पहले ही मैंने ठीक लिखा था, d1 बाय d2, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर यानी 1 बाय 4। ये क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू 1 बाय 4 n1, इसका मतलब 4 टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। अब ऑप्शंस पे आते हैं, पहला दे रहा है ईच कैरी 1 क्वार्टर ऑफ देयर प्रीवियस एनर्जी। तो देखिए बिल्कुल ये सही बात नहीं है, एनर्जी के बारे में कोई बात की नहीं जा रही है। मोमेंट्स, ये भी सही बात नहीं है। तीसरा दे रखा है आर हाफ एज न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब क्या है, इसकी हिंदी मीनिंग अगर यहां लगाओगे, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये भी गलत है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, 1 बाय 4। 1 बाय 4 मतलब 1 क्वार्टर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आर 1 क्वार्टर एज न्यूमरस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहां पर, एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू लाइटिंग क्वालिटी इज। अब कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है लाइटिंग क्वालिटी के रिस्पेक्ट में। यानी मान लो एक आप रूम में कहीं पर लाइटिंग का अरेंजमेंट कर रहे हो, आप लाइट्स लगा रहे हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। पहला दे रहा है कलर। देखो होना क्या चाहिए, लाइट आप किस लिए लगाते हो, लाइट आप लगाते हो, आपने मान लो जितना खर्च किया इलेक्ट्रिसिटी पर, आपने जितनी लाइट लगाई उस हिसाब से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लीन दिखनी चाहिए, आप अच्छे से कोई चीज पढ़ सकते हो और हर जगह लाइट एक जैसा होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, पहला कलर। अब देखो कलर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि कलर मान लो आपने व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर लिया, आपने येलो लाइट प्रोड्यूस कर लिया, तो कोई भी लाइट प्रोड्यूस करो आप देख तो सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब हमने क्या बताया था, चमक। जो चकाचौंध आपको लाइट में दिखता है, उस चकाचौंध में आप क्या करोगे, अगर मान लो आपको कहा गया लाइट लगाने के लिए, आपके यहाँ सारे 200-300 गेस्ट आ रहे हैं, एक पंडाल बनवाया, वहां पर आप लाइट लगवा रहे हैं। अब ऐसा लाइट आपने लगा लिया, इतना ज्यादा चकाचौंध हो गया कि लोग आ रहे हैं और लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कोई भी चीज, आंखों का क्या हो रहा है, रेटिना, उनको देख नहीं पा रहा है, लोग ऐसे करके आंख इस तरह से अपने हाथ को लगाए रखे हैं, इस तरह से आंख बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके आंख पर इतनी तेज चमक आ रही है, he or she is not able to open the eyes, यानी वो आंख खोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर ऐसे लाइटिंग लगवाने का आपका क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ऐसी लाइट लगाइए जहां आप अच्छे से देख सकते हो। इसलिए ग्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
इसका अगला फैक्टर है इल्यूमिनेशन। देखिए इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश यानी लाइट होनी चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन इससे जरूरी कौन सा फैक्टर हो जाता था, ग्लेयर हो जाता है कि हम ऐसा लाइट ना लगा लें जो कि बहुत ज्यादा चमक आए। अगला है यूनिफॉर्म लाइटिंग। यूनिफॉर्म लाइटिंग का मतलब हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ भी हमें एक जैसा लाइट मिल रहा है, आगे भी एक जैसा, आगे भी एक जैसा। लाइटिंग तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक जरूरत किस चीज की है, वो ग्लेयर की है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में हमने ग्लेयर दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जेईई 2018 सिंपल सा क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज अबाउट। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो लैंप मैंने बताया था, एक मैंने बताया था इनकैंडेसेंट लैंप, और इनकैंडेसेंट लैंप का पावर फैक्टर हमने क्या बताया था, ये एक रेजिस्टिव लोड के तरह ही होता है, जो बल्ब पहले वाला पीला वाला बल्ब होता था जिसमें फिलामेंट रहता है, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, 1 पावर फैक्टर होता है, 1 को आप यूनिटी लिख सकते हो। और दूसरा हमने बताया था फ्लोरोसेंट लैंप, तो फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप में यहां पर पावर फैक्टर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होता है और कम पावर फैक्टर होता है, यानी करंट वोल्टेज से लैग करता है, तो यहां पर पावर फैक्टर क्या होगा, यहां पर पावर फैक्टर 0.5 टू 0.6 लैग पावर फैक्टर होता है, 0.5 टू 0.6 लैग। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 नहीं होगा, लीड पावर फैक्टर नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगा, कौन सा पावर फैक्टर करेक्ट है, 0.5 लैग पावर फैक्टर करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहां पर, द पावर ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज अबाउट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो क्वेश्चंस तो बहुत आसान आसान पूछे जाते हैं, आपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली इस चैप्टर की, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, ये भी काफी जरूरी क्वेश्चन है, स्पेस टू हाइट रेशियो इन इल्यूमिनेशन लाइज बिटवीन। स्पेस टू हाइट, स्पेस का मतलब क्या होता है कि दो चीजों के बीच में स्पेस या जगह आप जो बनाते हैं उसको स्पेस कहा जाता है। हाइट का मतलब अगर आपने यहां पर सोर्स प्लेस किया तो ग्राउंड से इसकी ऊंचाई क्या होगी, वो रहा हाइट। तो कह रहा है कि जब आप इल्यूमिनेशन यानी आप लाइटिंग का काम एक रूम में कर रहे हैं, किसी हॉल में कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आप एक लाइट लगाते नहीं हो, आप सीलिंग में लाइट लगाने की बात कर रहे हैं, जो रिसेस लाइट लगता है, आप ढेर सारे लाइट्स इस तरह से लगाते हो। बात समझ में आ गई। तो ये कह रहा है कि जब हम लाइट को लगाते हैं तो लाइट के बीच की दूरी का ख्याल रखिए, ये सेपरेशन मान लो d है, और दूसरा कह रहा है कि ये लाइट कितनी हाइट पर है ग्राउंड से, ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पर है ये लाइट, आपको इसका भी ख्याल रखना है। तो कह रहा है कि ये प्रॉपर कितना होना चाहिए स्पेस टू हाइट रेशियो, तो स्पेस टू हाइट रेशियो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हाइट आपको दिया गया है 11 फीट, मान लो ये हाइट है 12 फीट, ठीक है, जनरली 11 फीट या 13 फीट हाइट होता है, मान लो 12 फीट की हाइट है इसकी, तो 12 फीट की हाइट है, तो इसका आपको डिस्टेंस मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तो 6 रखना पड़ेगा, 6 फीट रखना पड़ेगा, यानी 6 आपने एक बल्ब लगाया, फिर 6 फीट की दूरी पर, मैक्सिमम 6 फीट की दूरी पर आप दूसरी बल्ब लगा दीजिए, क्योंकि आपको अच्छी लाइटिंग चाहिए घरों में, इसलिए होगा क्या 1 to 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पेस टू हाइट रेशियो यानी D/H रेशियो। जनरली क्या होता है, जनरली जो लिया जाता है 1.5, यानी आपके घर में अगर कोई वायरिंग करने के लिए आए तो आप उसे आप भी गाइड कर सकते हो कि देखो ये लेंथ ये आपको रखना है, यानी जनरली 5 फीट की दूरी पर आप एक एक लाइट लगा दो, काम चल जाएगा। तो 1 to 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे रहा है, लोएस्ट लेवल मतलब सबसे कम लाइट की किसमें जरूरत होगी, किस चीज में। पहला है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले क्या होना चाहिए, डिस्प्ले में तो लाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले में क्या होता है आप किसी चीज को देखते हो, स्क्रीन लगा रहता है, तो वहां तो काफी अच्छी लाइट होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है फाइन इनग्रेविंग। ये इनग्रेविंग का मतलब क्या होता है, इनग्रेविंग का मतलब होता है नक्काशी, जो आप नक्काशी करते हो वो नक्काशी, यानी कि आप क्या करते हो बड़े बड़े चित्र बना रहे हो कहीं पर, तो वो सब क्या हुआ, नक्काशी हुआ, कोई पेंटिंग्स कर रहे हो।
तो वो सब, उसमें भी फाइन इनग्रेविंग, फाइन का मतलब बहुत एकदम ही डीप पेंटिंग कर रहे हो आप, उसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, अच्छे से उसमें दिखने चाहिए, इसलिए वहां पर अच्छी लाइट की जरूरत होती है, वहां लोएस्ट लेवल की लाइट से काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट है रेलवे प्लेटफॉर्म। अच्छा बताओ, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक लाइट लेकर आप लोग क्या करोगे? अगर इस दोनों का कंपैरिजन किया जाए, डिस्प्ले की लाइट काफी अच्छी होनी चाहिए, पेंटिंग कर रहे हो आप, लाइट अच्छी होनी चाहिए। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, बैठकर मूंगफली खा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, मिक्सचर्स खा रहे हो, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है, क्या करोगे ज्यादा लोगों को देखकर। नेक्स्ट ऑडिटोरियम्स। अब ऑडिटोरियम्स में बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग्स होता है, और ऑडिटोरियम चारों तरफ से रहता है पैक, तो बाहर से तो कोई लाइट आती नहीं है, तो वहां पर एक अच्छा इल्यूमिनेशन होने चाहिए, अच्छी लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए। मान लो आप किसी सेमिनार को अटेंड कर रहे हो, वहां पर अच्छी लाइटिंग नहीं है, आप क्या करोगे? आप सामने बैठे हो, आप कुछ लिख नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, इसलिए सबसे लोएस्ट लेवल का लाइटिंग का रिक्वायरमेंट अगर कहीं पर है इन चार ऑप्शंस में, तो वो है रेलवे प्लेटफॉर्म। ऑडिटोरियम भी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? रेलवे प्लेटफॉर्म। यहां सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन की जरूरत है। अब इसका मतलब ये मत करना कि आप लोग अगर रेलवे में इंजीनियर बन जाओ, जेई बन जाओ, सेक्शन इंजीनियर बन जाओ, वहां पर 10-20 लाइट अगर फ्यूज हो गए प्लेटफॉर्म पर, आप लोग बोलना कि सर ने पढ़ाया था कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल का इल्यूमिनेशन की जरूरत होती है, हम लोग इसी को पढ़कर इसी को आंसर करके जेई बने हैं, तो यहाँ पर हम लाइट जाने दो, एक भी लाइट नहीं रहेगी, क्या दिक्कत है? ऐसा आपको नहीं करना है, लाइट रहने देना प्रॉपर। नेक्स्ट, ए मरकरी वेपर लैंप गिव्स। मरकरी वेपर लैंप यानी कि सिंपली ट्यूबलाइट की आप बात कर लो, इसमें क्या फिल रहता है? इसमें मरकरी वेपर फिल रहता है, Hg वेपर। तो ये किस तरह की लाइट प्रोड्यूस करता है? तो देखो, ट्यूबलाइट की लाइट अगर आपने नहीं देखा है आप लोगों ने, तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, हल्का सा ब्लूइश ग्रीन रहता है, हल्का सा ब्लूइश ग्रीन रहता है, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन रहता है, ये थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन सही है व्हाइट लाइट। ये पिंक लाइट देता नहीं है, येलो लाइट देता नहीं है, ग्रीनिश ब्लू लाइट भी लिखना सही नहीं होगा, ये एग्जैक्टली व्हाइट लाइट देता है, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन हल्का मिक्स्ड रहता है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन था। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2018 दिया गया है, टू प्रिवेंट एक्सेस ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा कहीं पर ब्राइटनेस आए, चमक आ जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए किस लाइटिंग स्कीम की जरूरत होती है? अब देखिए, लाइटिंग स्कीम जब आप पढ़ेंगे, आपको ढेर सारे लाइटिंग स्कीम दिखने को मिलेंगे। जैसे आपको दिखेगा डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, नेक्स्ट दिखेगा सेमी डायरेक्ट, इसी तरह से आपको दिखेगा सेमी इनडायरेक्ट स्कीम। नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग स्कीम, लोकल लाइटिंग, इस तरह से आपको ढेर सारे स्कीम दिखते हैं। ये सब का मतलब क्या है? डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का मतलब है आपको ग्राउंड पर, यहां सरफेस पर लाइट देना था, आपने डायरेक्ट एक लाइट ऊपर इस तरह से लगा दिया, ये लाइट आपको पड़ने रहा, ये रहा डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। अब डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम में दिक्कत क्या होती है ना, जैसे ऊपर ऐसे देखोगे, कोई आदमी बैठा है, ये कहेगा मुझे ऊपर देखना है, ऊपर छत को देखेगा, उसको डायरेक्ट लाइट आंखों पे पड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर इसको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरा है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? आप अगर किसी चीज को, किसी को इनडायरेक्टली कुछ बोलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? सामने वाले को नहीं बोलोगे, क्योंकि उससे आपको डर लगता है, तो आप तीसरे आदमी को बोलते हो कि सुनो ऐसा ऐसा मैं उसके साथ करूंगा, उसको बता देना, फिर वो आदमी उसको जाकर बताता है, वो होता है इनडायरेक्ट। तो यहां पर क्या करोगे कि ये है छत, ये है छत, ये सब दीवार है, और नीचे क्या है? ग्राउंड है, आपको लाइट लगाना है, आप क्या करोगे? यहां एक लाइट लगाओगे, इस तरह से फोकस करोगे, और इसका फोकस मारेगा छत पर, और छत पर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, मतलब छत आपका पूरा व्हाइट कलर का है, तो वो सीलिंग से क्या होगा? इस सीलिंग से लाइट आपको नीचे
मिलेगा। और ये लाइट क्या होगा, ये लाइट बहुत अच्छी लाइट रहती है। इनफैक्ट बड़े बड़े होटल्स में ऐसी लाइट्स आपको देखने को मिलते हैं जहां पर कि क्या होता है, जहां पर इनडायरेक्ट लाइटिंग यूज किया जाता है। इस तरह से इनडायरेक्ट फोकस किया जाता है जिससे ब्राइटनेस रिड्यूस होता है। मेन जो इसका प्रोसेस है वो क्या करता है, ये रिड्यूस ब्राइटनेस। सबसे कम ब्राइटनेस आपको यहीं पर मिलेगा, ग्लेयर की भी कोई संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट है सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट मतलब कहा जाता है कि 60-70% लाइट डायरेक्ट फॉल कराओ और कुछ लाइट इनडायरेक्ट लगाओ, यानी वॉल पे लगाओ। चौथा कह रहा है सेमी इनडायरेक्ट, मतलब 60-70% लाइट डायरेक्ट छत पे लगाओ, छत की तरफ फोकस करो और कुछ लाइट डायरेक्ट आएगा। जनरल लाइट और लोकल लाइट, ये भी इसमें सबसे कम ब्राइटनेस आप नहीं कर सकते हो। एक्सेसिव ब्राइटनेस को प्रिवेंट करने के लिए इनडायरेक्ट लाइटिंग की जरूरत होती है। इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन फिलामेंट इज टू। अब कह रहा है कि फिलामेंट में इनर्ट गैस का क्या काम है। अब देखो इनर्ट गैस होता क्या है, इनर्ट गैस या फिर इसे क्या कहते हैं, और नोबल गैस, इसे कहते हैं नोबल गैस। अब ये इनर्ट गैस या नोबल गैस का मतलब क्या होता है, आपने एक अक्रिय गैस और सक्रिय गैस पढ़ा होगा फिजिक्स में 9th-10th में। इनर्ट गैस का मतलब होता है कि ये किसी से कोई रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन। इसको किसी के साथ कहीं मिला दो, ये कोई रिएक्शन ही नहीं करता है। और ये नहीं रिएक्शन करता है, इसकी फैमिली में, इनर्ट गैस की फैमिली में कौन सा आता है, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सारे गैसेस इनर्ट गैस की कैटेगरी में आते हैं। इसको फिलामेंट में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि फिलामेंट में गैस रहते हैं, वहां आप टेम्परेचर देते हो, गैस का इवेपोरेशन होता है और वहां से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। उसके कारण क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन होने लगा तो वहां पर क्या होगा कि ये जो आपने इस सरफेस लगाया है, यहां पर ये सरफेस क्या होगा, जो ग्लास लगाया है ये काला पड़ने लगेगा, ये डार्क होने लगेगा, जिसके कारण लाइट आपको नहीं दिखेगी। इसलिए इनर्ट गैस डाला जाता है फिलामेंट लैंप में। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन से कोई पर्पस नहीं है। डिक्रीज पावर कंजम्पशन, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी बात नहीं किया था। डिक्रीज द ग्लेयर, ये भी बिल्कुल नहीं है। ये किस लिए यूज किया जाता है, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग द सर्विस, यानी जब बल्ब जल रहा है उस समय इवेपोरेशन के इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। दैट इज कॉल्ड इनर्ट गैस का फंक्शन या नोबल गैस। बात समझ में आ गई। इसमें से भी देखोगे तो आप हीलियम गैस का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हीलियम काफी कॉस्टली मिलता है, हीलियम का यूज हम लोग नहीं करते हैं। आपको आर्गन का यूज ज्यादातर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, द गैस यूज्ड इन गैस फिल्ड फिलामेंट इज। अब देखो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। ये कह रहा है कि जो गैस फिल्ड फिलामेंट होते हैं, मान लो ये गैस फिल्ड फिलामेंट है, इसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है। तो आपके अनुसार कौन सा गैस यूज करना चाहिए, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में क्या आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। तो यहाँ हीलियम के अलावा कोई इनर्ट गैस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम हीलियम को यूज करेंगे, नहीं करेंगे। आप लोग अगर ये सेशन नहीं अटेंड करते, कहीं पर नहीं पढ़ते, आप हीलियम टिक लगा कर आ जाते। हीलियम जिसने भी टिक लगाया होगा उसका ऑप्शन गलत। क्यों गलत, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ओजोन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हीलियम का क्या है, कॉस्टली है, हीलियम कॉस्टली है। तो अब देखो एक नाइट्रोजन की भी यही खासियत होती है, इसलिए लैंप्स में नाइट्रोजन गैस भी यूज होते हैं। लैंप में नाइट्रोजन गैस भी यूज होते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान से रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही स्टार रेटिंग क्वेश्चन है। इट्स आंसर विल बी नाइट्रोजन गैस, गैस फिल्ड फिलामेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट 2018, द आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट डिपेंड्स अपॉन। अब कह रहा है कि जो टंगस्टन फिलामेंट होते हैं इसका आउटपुट किस चीज पर डिपेंड करता है। इसका आउटपुट का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा आउटपुट देता है, ये आउटपुट लाइट देता है। यहां से क्या निकलता है, लाइट। तो इसका आउटपुट किस चीज पर डिपेंड करता है,
देखो हम यहाँ पर करंट किस लिए फ्लो कराते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसका जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना अधिक ये लाइट देगा, उतना अधिक ये लाइट, उतनी अधिक लाइट ये प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसका साइज ऑफ द लैंप से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर फिर से ऑल ऑफ द एबव नहीं लगा देना, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव हमेशा करेक्ट नहीं होता है, लेकिन 50% से अधिक केस में करेक्ट होता है, ये भी मैं मानता हूं। साइज ऑफ सेल से कोई मतलब नहीं है, इस सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट में। अब आपका सवाल होगा कि सर फिर तो टेम्परेचर 10-20 हजार डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जब टंगस्टन का टेम्परेचर आप बहुत अधिक बढ़ाने लगोगे ना, फिर क्या होगा, जो टंगस्टन का फिलामेंट आपने यूज किया था वो ज्यादा हीटेड होने लगेगा और वो उसका डायमीटर कम होता जाएगा, इसका डायमीटर कम होने लगेगा, लेंथ बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देगा करंट शुरू कम होने लगेगा, यानी लाइट फिर कम होने लगेगा। इसलिए एक लिमिट तक ही टेम्परेचर रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। बात समझ में आ गई आपकी। नेक्स्ट एसएससी जेईई 2018 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप, इनमें से कौन सा लैंप गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। नियरली मतलब एग्जैक्ट मोनोक्रोमेटिक नहीं बोल रहा है, लेकिन नियरली। अब हम इस मोनोक्रोमेटिक वर्ड को सबसे पहले समझ लें, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको समझेंगे आप लोग। एक होता है मोनो, एक होता है क्रोमा। यही दोनों वर्ड को कंबाइन करके मोनोक्रोमेटिक बना। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल। अब ये कैसे आपको मैं बताऊं। देखो जैसे आपको कहा जाता है कि रेलवे की मार्केट मोनोपोली मार्केट है, इकलौता रेलवे सप्लायर है, मतलब ट्रेन चला रहा है और कोई उसका कंपटीशन नहीं है मार्केट में, तो वो अपने अनुसार जैसा जो रेट है फिक्स करेगा, वो है मोनोपोली मार्केट। तो मोनो का मतलब सिंगल। और क्रोमा का बहुत अच्छा सा मीनिंग मैं लिख रहा हूं, क्रोमा का मैं बहुत अच्छा मीनिंग लिख रहा हूं। क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कि सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल कलर का लाइट कौन सा लैंप प्रोड्यूस करेगा, कौन सा लैंप सिंगल कलर का लाइट, कलर की लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहां पर आंसर जिसका होगा, मैं आंसर लिख रहा हूं। इससे पहले समझिए कि कलर और कलर का मतलब क्या होता है। कलर का मतलब होता है कि जो लाइट होता है, लाइट का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है, लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ होता है। तो जब लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ से ही आप कह सकते हैं कि हर वेवलेंथ का अपना अलग कलर होता है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो मरकरी वेपर लैंप है, ये मरकरी वेपर लैंप ही आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। मरकरी आर्क भी नहीं, मरकरी वेपर लैंप। ये जीएलएस लैंप क्या होता है? जनरल लाइटिंग सर्विस, जनरल लाइटिंग स्कीम और सर्विस। तो ये भी आपको प्रोड्यूस नहीं करता है, ट्यूबलाइट्स भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ मरकरी वेपर लैंप प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। ये सब क्वेश्चंस को थोड़ा सा याद भी रखना, क्योंकि आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस को भूलने की संभावना अधिक होती है। इस क्वेश्चन को आप याद करते जाओ, और ऐसे क्वेश्चंस कहीं मिलेंगे तो मैं उसको हाईलाइट भी करता जाऊंगा। अब कह रहा है कि पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। आप जानते हैं कि पावर फैक्टर सबसे हाईएस्ट किसमें होता है? फिलामेंट लैंप में, सबसे ज्यादा फिलामेंट लैंप में होता है। और फिलामेंट लैंप का मतलब आप क्या कहोगे? फिलामेंट लैंप का आप मतलब आप कहोगे इनकैंडेसेंट लैंप। इसका मतलब क्या है? ऐसा लैंप जिसमें एक फिलामेंट रहता है, मतलब सिर्फ रेजिस्टर ही रहता है, सिर्फ रेजिस्टर रहता है। और इस रेजिस्टर रहने का मतलब क्या है? सिर्फ रेजिस्टिव लोड, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहां पर देखिए मरकरी आर्क लैंप नहीं, लैगिंग पावर फैक्टर, सोडियम वेपर लैंप नहीं, ट्यूबलाइट्स नहीं, 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर होता है। जीएलएस लैंप जनरल लाइटिंग स्कीम, जनरल लाइटिंग सर्विस, यानी ये जीएलएस लैंप का मतलब आप समझ लो यही होता है इनकैंडेसेंट लैंप। तो इसकी
इसका पावर फैक्टर सबसे अधिक होगा, इनफैक्ट इट हैज यूनिटी पावर फैक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, एलईडी लैंप हैज ए जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ। देखिए जो एलईडी लैंप होता है ना, एलईडी लैंप लाइट एमिटिंग डायोड, जो आजकल आप हर जगह एलईडी एलईडी एलईडी, घरों में एलईडी लगा है, हर जगह एलईडी ही दिखता है। एलईडी का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है और जो कंपनीज क्लेम करते हैं, ये कंपनियां क्या क्लेम करती है? लगभग 50,000 घंटे का लाइफ टाइम इसका क्लेम करती है। अब ध्यान से देखो, कंफ्यूज करने के लिए एक 5,000 घंटा भी दे रखा है, एक 50,000 भी दे रखा है। करेक्ट आंसर है लाइफ ऑफ एलईडी। इसको भी अभी से क्या करोगे? रट्टा मार लो, लाइफ ऑफ एलईडी। सुबह उठना, देखोगे सामने एलईडी बल्ब देखा, आपके सामने क्या आएगा? इसकी लाइफ क्या है? 50,000 घंटे की। 50,000 घंटे मतलब 365 दिन होते हैं, 10-10 घंटा आपने चलाया फिर भी काफी अधिक होता है। तो इसलिए आपको क्या करोगे कि इसको याद कर लो, ये 50,000 घंटे आपको चलेंगे, ठीक है, मतलब 7-8-10 साल ये लाइट चलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 50,000 घंटा एसएससी जेईई 2018 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द फ्लोरोसेंट लैंप इज। अब कह रहा है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप है, जो फ्लोरोसेंट लैंप हमने आपको कल पढ़ाया था, आज भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस देखे। ये कह रहा है कि इसमें कैपेसिटर भी कनेक्ट किया रहता है। बिल्कुल हम एक कैपेसिटर भी कनेक्ट करते हैं इसके साथ। ये कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है कि चूंकि चोक लगाने के बाद, स्टार्टर लगाने के बाद इसका पावर फैक्टर काफी कम हो जाता है, इस गैस लैंप का, मरकरी वेपर लैंप का, इस पावर फैक्टर को थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए कैपेसिटर भी कनेक्ट किया जाता है। तो कैपेसिटर आपने देखा, इसका मेन फंक्शन क्या है? इंप्रूव पावर फैक्टर। दूसरा दिया है मिनिमाइज करंट यूजेज नहीं, मिनिमाइज पावर कंजम्पशन नहीं, इंक्रीज द वोल्टेज नहीं। किस लिए यूज किया जाता है? इंप्रूव पावर फैक्टर। सडनली वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं? चोक लगाते हैं, यानी कॉइल लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, इंप्रूव पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग का मतलब क्या है? ये आपका रोड है, स्ट्रीट है, यहां पर आपने पोल लगा दिया और यहां पर आप क्या लगा रहे हो? यहां पर आप लाइटिंग लगा रहे हो, यहां पर आप लाइटिंग लगा रहे हो। तो यहां जो आप लाइटिंग लगाओगे, इसका टारगेट क्या रहता है? इसका टारगेट रहता है तो जिस हाइट पर आपने 7-8 मीटर की हाइट पर लाइट लगाया, 7-8 मीटर की हाइट पे लगाते हो, इसकी एक लाइटिंग यहाँ आनी चाहिए। और ये लाइटिंग क्या होनी चाहिए? काफी दूर तक जाना चाहिए। ये नहीं कि जहां लाइट के नीचे कोई आदमी है, पोल के नीचे यही लाइट रहेगा, दूसरा लाइट नहीं मिलेगा आपको। दूसरी भी लाइट आपको चाहिए, यहाँ पर थोड़े दूर तक लाइट चाहिए। इसलिए इसमें जो प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, दो प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, एक है डिफ्यूजन, दूसरा है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं और उसका टारगेट रहता है कि लाइट को डायरेक्ट हम नीचे पहुंचाएं। दूसरा रहता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, यानी इस तरह से उसके टॉप पर इस तरह से बने रहते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है? लाइट को दूर तक भेजता है, यानी लाइट को स्प्रेड करता है, लाइट को फैलाता है। इसलिए जो स्ट्रीट लाइटिंग में प्रिंसिपल यूज करते हैं लाइट का, वो डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर यूज करते हैं। इंडक्शन प्रिंसिपल मैंने नहीं बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने सुना नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ए सही है, डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड फॉर फ्लोरोसेंट लैंप। तो फ्लोरोसेंट लैंप में एक स्टार्टर भी यूज किया जाता है चौक के साथ साथ। वो स्टार्टर कैसा होता है? आप देखिए, ये स्टार्टर यूज किया जाता है, इस तरह का स्टार्टर आपने देखा होगा, ये स्टार्टर यूज किया जाता है फ्लोरोसेंट लैंप में। तो इस स्टार्टर को क्या कहते हैं? ये ग्लो टाइप ऑफ स्टार्टर रहता है, इसका नाम ही होता है ग्लो टाइप स्टार्टर, ग्लो टाइप। तो याद रखना इसको, ग्लो टाइप स्टार्टर होता है, इसमें गैस फिलअप रहते हैं, आप यहां पर देख सकते हो, इस पे बायमेटेलिक स्ट्रिप रहता है, ये आपको दिख रहा है, बायमेटेलिक स्ट्रिप रहता है और इसमें गैस फिल किए रहते हैं, इनर्ट गैसेज।
तो यहाँ पर ग्लो टाइप स्टार्टर ये आपको यूज किए जाएंगे। और कोई भी देखकर बता देगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर ये सब मोटर में यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर मोटर में यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल में, 3 पॉइंट स्टार्टर यहाँ नहीं यूज करते हैं, सब किसका है, इलेक्ट्रिकल मशीन का कंसेप्ट लाया गया है। तो आंसर कौन सा सही है, ग्लो टाइप स्टार्टर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसएससी जेईई 2018। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउसेज इज रेंज। जो घरों में हम लाइटिंग करते हैं उस लाइटिंग का इल्यूमिनेशन लेवल होता है। इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है, इल्यूमिनेशन लेवल होता है कि मान लो ये एरिया पर लाइट फॉल कर रहा है, ये है एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया पर जितने लक्स आप ला रहे हो, जितने ल्यूमेंस की लाइट आप ला रहे हो, फ्लक्स ला रहे हो, लुमेन पर यूनिट एरिया को कहा जाता है आपका इल्यूमिनेशन, वही इल्यूमिनेशन लेवल हुआ, उसी को कहा जाता है लुमेन पर स्क्वायर मीटर। तो ये क्या रेंज में होना चाहिए ये भी याद कर लीजिए। हाउसेज में ठीक ठाक रेंज की जरूरत होती है 100 to 140 लुमेन्स पर स्क्वायर मीटर, 100 to 140 लुमेन्स पर स्क्वायर मीटर। और जब मैं WSL में जॉब कर रहा था तो वहां मैं स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट, जितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स पर मैं वर्क करता था। तो वहां पर स्ट्रीट लाइट्स का मेजरमेंट किया जाता था, कितने ल्यूमेंस मिल रहे हैं, यानी एक पोल दूसरे पोल के बीच तक ट्रेवल करके हम लोग जाते थे और वहां पर लक्स मीटर्स रहता था। लक्स मीटर की मदद से हम लोग ल्यूमेंस कैलकुलेट करते थे, लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे। खूब मजा आता था उस काम में। तो ये रहा आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 100 to 140 ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर। तो लाइट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, लक्स मीटर एक डिवाइस रहता है, आपको नेट पर भी मिल जाएगा। आपको लक्स मीटर खरीदना है, लक्स मीटर खरीद के अपने घर में हर जगहों पर लक्स मेजर करते रहो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प गिव्स मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो वाटेज। सबसे कम वाटेज यानी पावर सबसे कम हो, इनपुट सबसे कम हो और आउटपुट सबसे अधिक दे, ये कौन देता है आज के जमाने में, एलईडी। जहां भी आपको देखे एलईडी वहीं लगाओ टिक। तो ये रहा एलईडी लैंप। बाकी सारे लैंप इनके कंपैरिजन में कम है और ये इनकैंडेसेंट लैंप तो ये सबसे लोएस्ट रहेगा। इसका अगर चारों में पूछता ना कि सबसे कम कौन इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है तो वो कौन सा होता है, इनकैंडेसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट और कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप भी एलईडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे अभी एलईडी 9 वाट की एलईडी आप यूज करते हो, बहुत जबरदस्त रहता है। तो पहले 20, 25, 30 वाट का CFL लाइट आप यूज किया करते थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एलईडी लैंप। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और हमें लगता है ये सेशन में आपने जो 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये 22 क्वेश्चंस आपने सीखा और इसको एक बार दोबारा काफी रिपीट कर लेना, जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं एसएससी जेईई में इल्यूमिनेशन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। अगला 2 और सेशन इल्यूमिनेशन पर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आप इसी तरह से सेशंस को वॉच करते रहिए और अपने कलीग्स दोस्तों तक शेयर करते रहिए।